कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि इस डिजिटल विकास की चुनौती क्या है, और तीसरे सत्र में हम देखेंगे कि संभावना आगे क्या है। अभी तक संस्कृत में जो शिक्षा दी जाती रही है, गुरु शिष्य परंपरा की शिक्षा, जहाँ वैदिक शिक्षा एक गुरु सामने बैठ करके एक शिष्य को उच्चारण का अभ्यास कराता है, वेद मंत्रों का अभ्यास कराता है, वह एक रिसाइटेशन की पद्धति है, कंठस्थीकरण की पद्धति है, जहाँ उच्चारण होता है। तो जहाँ पर उच्चारण मुख्य है, वन बाय वन टॉकिंग है, और जब तक वेद मंत्रों का अध्ययन न हो जाए, कंठस्थ न हो जाए, तब तक जो वोकेशनल कोर्स है, कर्मकांड का कोर्स है, उसमें जो वेद मंत्रों का प्रयोग होता है, उसका उपयोग नहीं हम कर सकते। तो जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है, कर्मकांड है, उसमें आवश्यक हो जाता है कि पहले उस ऑनलाइन माध्यम से सीख सकेंगे या नहीं, गुरु कितना उसको पढ़ा पाएगा, उच्चारण सही कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। संस्कृत शिक्षा 2 ढंग से दी जाती है, बल्कि 3 ढंग से। एक तो वो वेद विद्यालय, जहाँ वैदिक शिक्षा है, जहाँ उच्चारण सिखाए जाते हैं, वेद मंत्रों का स्मरण करते हैं। दूसरे वो विद्यालय है जहाँ पर संस्कृत के अनेक विषय, जैसे साहित्य हुआ, व्याकरण हो गया, ज्योतिष हुआ, इन सारे विषयों की शिक्षा दी जाती है। और इसमें भी कहीं न कहीं शास्त्राध्ययन की परंपरा है, शास्त्र संरक्षण की परंपरा यहाँ पर है। और तीसरे वो है जो एमए संस्कृत के छात्र होते हैं, बीए संस्कृत के छात्र होते हैं। तो संस्कृत 3 ढंग से छात्रों के बीच में, संस्कृत भाषा और संस्कृत विषय दोनों छात्रों के बीच में पहुंचता है। तो वर्तमान में वैदिक हेरिटेज साइट पर जब हम जाते हैं, तो वहां हमें वेद मंत्रों का या यूट्यूब के पाठ्यक्रमों में भी कुछ मिलता है। स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां कक्षा 9 से लेकर के 8 तक के पाठ्यक्रम वहां पर हमें दिखाई देते हैं, संस्कृत विषय। और एनपीटीईएल द्वारा संस्कृत विषय कोर्स यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ जो कोर्स है वो 4 सप्ताह से लेकर के 24 सप्ताह तक का है। और यहाँ पर जब ऑल कोर्सेज लिंक पर क्लिक करते हैं स्वयं के साइट पर जाकर के, तो ऑल कोर्सेज लिंक पर क्लिक करने पर फिल्टर्स खुलकर सामने आ जाते हैं। दूसरा जो आज का विषय है जिस पर चर्चा हो रही है, दूसरे जो वक्ता आएंगे पंकज जी, वो विस्तार पूर्वक के बारे में कहेंगे, इसीलिए मैं अधिक उसके ऊपर में नहीं। एक सामान्य जो डिजिटल उपस्थिति है संस्कृत कोर्स की, इसके बारे में थोड़ा सा मैं विकास कहाँ तक ये स्थिति उसकी क्या है, कहाँ पाठ्यक्रम उपलब्ध है, इसके बारे में मैं थोड़ा यहाँ बता दे रहा हूँ। उसके ऊपर में बहुत ज्यादा अभी तक पाठ्यक्रम नहीं है, जितना कि मनीष स्वयं और ईपीजी पाठशाला पर जितने पाठ्यक्रम उपलब्ध। लाल बहादुर शास्त्री केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के कई विद्वानों ने पर कई पाठ्यक्रमों का निर्माण किया है। महानंद झा जी हैं, न्याय शास्त्र के, शिव शंकर मिश्र जी, तो कुछ विद्वानों के पाठ्यक्रम वहां पर उपलब्ध। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भी इस दिशा में प्रयत्नशील है कि मूक पर संस्कृत विषय पाठ्यक्रम उपलब्ध। ऊपर जो पाठ्यक्रम है वो अधिकांश व्यावसायिक पाठ्यक्रम है। और जब हम इन सारे साइट को देखते हैं तो एक बड़ी समस्या आती है, संस्कृत के छात्र अंग्रेजी से सुपरिचित नहीं होते हैं। एक तो संस्कृत भाषा सीखने में उनका समय जाता है, दूसरे बहुत सारे अपने अपने क्षेत्रीय भाषा के बैकग्राउंड के होते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र के बच्चे हिंदी भाषा पहले सीखते हैं, फिर उसके सामने एक चुनौती संस्कृत भाषा सीखने में,
इसी प्रकार बंगाली, उड़िया, मराठी, तेलुगु, तमिल वहाँ के क्षेत्रीय भाषा को सीखते हैं, उसके बाद वो संस्कृत सीखने के लिए आते हैं। लेकिन यहाँ जो पाठ्यक्रम उपलब्ध होता है, जो अभी तक प्लेटफॉर्म है, ईपीजी पाठशाला, वहाँ की भाषा अंग्रेजी है, जो वहाँ सूचना है वो अंग्रेजी में टोटल, और उस बात को समझने में संस्कृत के छात्रों को काफी कठिनाई होती है। वो नहीं समझ पाते हैं कि तथ्य क्या है, कहाँ हम अपना कोर्स ढूंढें, कैसे ढूंढें, पूरा स्ट्रक्चर इंग्लिश में लिखा होता है, वहां से कठिनाई शुरू हो जाती है। ठीक वैसे ही कठिनाई होती है जैसे किसी उड़ीसा में रहने वाले बच्चे को संस्कृत की पुस्तक दी जाए और टेक्स्ट बुक वो नहीं समझ पाता है संस्कृत का, तो थोड़ा बहुत जो हिंदी में व्याख्या अनुवाद उपलब्ध है उसको वो पढ़ने की कोशिश करता है, तो वो हिंदी में भी उसकी गति उतनी नहीं है, क्योंकि उड़िया बैकग्राउंड का छात्र है, बंगला बैकग्राउंड का, तो वो संस्कृत भी नहीं समझ पाता है ठीक से, और हिंदी में यदि व्याख्या की हुई कोई पुस्तक है, क्योंकि प्रभु पुस्तकें संस्कृत की हिंदी में व्याख्या करते थे, तो वो भी नहीं समझ पाता है। वही स्थिति ठीक ईपीजी पाठशाला या जो कोर्स अभी डिजाइन है हायर एजुकेशन के लिए है, वहाँ के साइट पर जब आप जाएंगे तो इंग्लिश में सारे इंस्ट्रक्शंस दिए, वहाँ कठिनाई होती है और वो समझ नहीं पाते हैं बच्चे, तो उनकी भाषा में यदि हो तो कुछ बात हो। ईपीजी पाठशाला में भी दो प्रकार के यहाँ पाठ्यक्रम है, जैसा कि मैं पहले भी कहा था कि परंपरागत धारा के पाठ्यक्रम अलग होते हैं, वहाँ शास्त्री और आचार्य की डिग्री दी जाती है, उपाधि दी जाती है, और यहाँ पर एमए संस्कृत की उपाधि दी जाती है, जो आधुनिक धारा संस्कृत। ईपीजी पाठशाला पर आचार्य विषय को लेकर के और एमए विषय को लेकर के एमए संस्कृत के लिए भी वहाँ मॉड्यूल उपलब्ध है, उसके 16 पेपर उपलब्ध है, जिसकी कुल संख्या 640 है, और 16 पेपर आचार्य व्याकरण के लिए वहां पर है, और 534 वहां पर व्याख्यान उपलब्ध है। तो इतने कोर्स वहां पर हमें देखने को मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू होने पर बीए इन संस्कृत में कंप्यूटर कोर्स लागू किया गया है, और उसमें ईपीजी पाठशाला स्वयं इसके बारे में परिचयात्मक जानकारी वहां पर दी जाती है। कोर्स का एक भाग विगत 2 वर्ष पहले ऑनलाइन माध्यम से जब ये कोर्स आया था, तो हम लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया ताकि शिक्षकों को पता चले कि स्वयं क्या है, बुक क्या है, ईपीजी पाठशाला क्या है, डेलनेट क्या है, इंक्लूडेट क्या है, जो वहाँ कोर्स में लगा हुआ, कंप्यूटर का बेसिक परिचय और उसके आगे का वहाँ पर कोर्स लगा हुआ है। तो मैंने अपने ब्लॉग संस्कृत भाषी blogspot.com पर एक इसके बारे में लेख भी लिखा है, और उसी का कुछ अंश यहाँ पर आपको बताएं। यदि इसको छोड़ दिया जाए हायर एजुकेशन के और भी पाठ्यक्रम हमें उपलब्ध होते हैं, और वो का कोर्स वहां पर उपलब्ध है। आईआईटी खड़गपुर ने भी एक अच्छा कार्य किया है, और मैं देख रहा स्पोकन बिगिनर्स के लिए और बेसिक स्पोकन के लिए उन्होंने मॉड्यूल डिजाइन किया है। सीखना चाहते हैं वहाँ एनआईएस जिसको कहते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, यहाँ जो छात्र रेगुलर कोर्स में एडमिशन नहीं ले पाते हैं, पत्राचार के माध्यम से प्राप्त हैं, ऐसे सेकेंडरी एजुकेशन के लिए
एनआईएस की स्थापना की गई। यह भी कुछ कोर्स डिजाइन किया है जिसमें दूसरा है सेकेंडरी के लिए उन्होंने किया है। तो के फाउंडेशन और संस्कृत में एनसीईआरटी के संस्कृत के उन्होंने डिजिटाइजेशन शुरू किया था, ऑनलाइन कोर्स बनाना शुरू किया था। इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर दें, खींच दीजिएगा, ऊपर आ जाएगा। जी, तो संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन करके अलग कोर्स छोटे बच्चों के लिए, जी स्पष्ट आवाज नहीं आ रही। श्रूयते किल ध्वनि श्रूयते? नास्ति महोदय। आम श्रूयते महोदय, श्रूयते, सुनाई दे रही है। अस्तु अस्तु जी। तो संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन ने भी बहुत ढंग के कोर्स को डिजाइन किया है और यह केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय जो दिल्ली में स्थापित है, इसके लिए संस्कृत में सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम बनाने के लिए इसके साथ एक आपसी समझौता किया है। सहयोग कर रही है ये दोनों संस्थाएं और इस प्रकार से हमें देखने को मिलता है कि संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन ने भी डिजिटल विकास में बहुत बड़ा, संस्कृत का डिजिटल विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब स्थिति के बारे में मोटे तौर पर मैंने बता दिया। प्राइवेट संस्थाओं की ओर से भी बहुत सारे कार्य किए गए हैं, जैसे अष्टाध्यायी.com ही हम देखें, वाल्मीकि रामायण के ऊपर में एक स्वतंत्र रूप से है साइट है, तो बहुत सारे साइट से मिल जाते हैं। सरकारी जो व्यवस्था है उसके तहत जो जो संस्थाएं कार्यरत हैं या सरकार द्वारा वित्त पोषित है, या जो एक पाठ्यक्रम के रूप में सर्टिफिकेट कोर्स हो, डिप्लोमा कोर्स हो या किसी भी प्रकार का कोर्स हो, क्रेडिट बेस्ड हो, उसके लिए मैंने बताया कि इन संस्थाओं द्वारा संचालित है और यहाँ पर नोटिस लगा हुआ होता है कि कौन कोर्स कब शुरू हो रहा है। अब हम ये विचार करेंगे कि डिजिटल विकास की चुनौती क्या है। अभी तक जो पाठ्यक्रम हम देख रहे हैं, एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों को भी देख रहे हैं या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा भी बहुत सारे, दीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया हुआ है, टीवी पर भी हम लोग देखते रहते हैं, तो संस्कृत के भी पाठ्यक्रम वहाँ पर किए गए। लेकिन जब हम फील्ड में चलते हैं और संस्कृत का जो रूट है, पारंपरिक संस्कृत है, संस्कृत बोर्ड है, जैसे उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड है। तो जैसे यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड पूरे भारतवर्ष में है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का अलग अलग बोर्ड है, वैसे ही संस्कृत को लेकर के अलग अलग बोर्ड है और उससे एफिलेटेड स्कूल है और उसके अपने कोर्स हैं। तो उत्तर प्रदेश में करीब 1100 संस्कृत विद्यालय हैं, बिहार में 100 के आसपास संस्कृत विद्यालय है, यही स्थिति छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर, सभी जगह है संस्कृत विद्यालय और वहाँ का अपना पारंपरिक संस्कृत का। माध्यमिक शिक्षा में अप टू 6 to 12, 6 कक्षा से लेके 12वीं कक्षा तक की स्थिति क्या है?
चूंकि मैं इस दिशा में भी काफ़ी काम किया और मैं विगत 8-9 वर्षों से इस दिशा में प्रयासरत हूँ कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का जो पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम का हम ट्यूटोरियल डेवलप करा लें। और इस दिशा में 25 पुस्तक को उठाया था पाठ निर्धारण का। संस्कृत के साथ चुनौती, पहली चुनौती ये होती है कि जब आप नीति शतकम पुस्तक पढ़ने के लिए चलते हैं तो शतकम का अर्थ होता है 100 श्लोकों के संग्रह को शतक कहा जाता है। लेकिन किसी भी एडिशन में 100 पुस्तक वाली नीति शतकम हमने आज तक नहीं देखी। 140 तक श्लोक मिलते हैं। अब कौन पुस्तक नीति शतकम का है? पाठ्यक्रम तो कोर्स में है, लेकिन किस प्रकाशक का है, कौन एथेंटिक है? कोई 120 श्लोक मान रहे हैं, कोई 130 श्लोक मान रहे हैं, कोई कुछ मान रहे हैं। बच्चा गया प्रकाशक के यहाँ से किताब खरीद करके ले आया और उसको पढ़ रहा है, और परीक्षा में पहुंचा तो पता चला कि 140 श्लोक वाले जो नीति शतकम से क्वेश्चन बनाने वाले क्वेश्चन बना करके उसमें जो 1-2 एक्स्ट्रा श्लोक थे उससे क्वेश्चन बन गया। मैं भी जब डिजिटल क्षेत्र में काम करने के लिए आया तो मेरे भी सामने इसी प्रकार के पाठभेद कहेंगे, पाठभेद बहुत ज्यादा है संस्कृत के ग्रंथों में। किस पाठ को लेकर के आगे हम कोर्स को आगे बढ़ाएं? मौखिक कह लेना ठीक है। जब हम लघु सिद्धांत कौमुदी पढ़ते हैं, अष्टाध्यायी में भी पाठभेद मतलब 2 सूत्र, उयह ऊम, 2 सूत्र को एक सूत्र मानते हैं। किसी में आप देखेंगे 12-14 सूत्रों का फर्क हो जाता है, अंतर हो जाता है। तो हम किस पाठ को सही पाठ माने? पहली चुनौती तो ये, तब तो आगे काम करेंगे, मूल पाठ तो तय हो। तो ऐसे 25 पुस्तक को चिन्हित किया कि इसका हम पाठ निर्धारण कर लेते हैं और इसी पाठ को लेकर के हम आगे डिजिटल कोर्स बनाएं। खैर वो हो गया, पाठ संशोधन हो गया। जो पुराने संशोधक रहे हैं, प्राचीन हमारे अच्छे प्रकाशक रहे हैं, उनको हमने स्टैंडर्ड माना, एक मानक माना और उनके पाठ को ही स्वीकार किया। बहुत बड़ा विज्ञापन दिया। संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन भी किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन द्वारा बनाया हुआ है और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के साइट पर उसका यूट्यूब वीडियो है, उपलब्ध है। तो पहला काम तो संस्कृत प्रमोशन फाउंडेशन ने किया था। उसके बाद ज्योतिष की एक पुस्तक लघु जातकम, एक रघुवंशम द्वितीय सर्ग और सिद्धांत कौमुदी का कृदंत। देश भर के विद्वानों से मैंने आग्रह किया कि आइए, और हमारे पास ये पाठ है, इसको लेकर के आप, उसमें पहला काम होगा आलेख लेखन, लिखना। उसके बाद आप वीडियो बनाते हैं। पहले आप पाठ लिख लेते हैं, फिर वीडियो बनाते हैं। जो काव्य ग्रंथ हैं उस काव्य ग्रंथों में श्लोक होते हैं और श्लोक का शुद्ध उच्चारण करने वाला विद्वान चाहिए। और यदि कोई स्पष्ट उच्चारण वाला कोई अच्छा गायक मिल जाए, उन्हीं छंदों में गाने वाले, तो बच्चों के लिए रुचिकर होता है। तो एक ऑडियो बुक मैंने शुरू किया बनाना और ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक स्टूडियो बनाया था। खोजा, लेकिन अभी संस्कृत के क्षेत्र में बहुत बड़ी कमी है कि हमारे पास इतने शुद्ध पाठ, शुद्ध उच्चारण वाले लोगों की कमी है। 100 और 100 में हमें भी अंतर है, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। संस्कृत भाषा पर क्षेत्रीय प्रभाव बहुत ज्यादा है। जैसे तैसे करके 5-7 पुस्तकों का ऑडियो बुक बनाया जो मेरे ब्लॉग पर अभी भी लगा हुआ है। उसके बाद चुनौती जो आई कि पाठ लिखने वाले बच्चों के मनोविज्ञान को समझे। अब आप पाठ वैसे ही लिखना है कि 12 मिनट 14 मिनट में एक वीडियो खत्म हो जाए। उससे लंबा यदि वीडियो हो जाता है तो बच्चे का ध्यान इधर उधर भटक जाता है। उसका अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, और वो मैं जारी किया था 8 पेज का, कि वीडियो का रिजोल्यूशन कैसा होगा, साउंड कितने डीपी पर होगा,
अब संस्कृत वालों का दिमाग चकरा गया, कहे कि ये जगदान झा क्या कह रहे हो, हम लोग तो समझे नहीं पा रहे। उनको रिजोल्यूशन नहीं समझ आ रहा है, आवाज कितनी वो होनी चाहिए, तेज कितनी धीमी, एक मानक होता है। आप 6 dB पर सुनते हैं, ठीक रहता है। तो ये सारी चीज संस्कृत के लोगों को नहीं जानकारी और उसका अभ्यास भी नहीं, और नॉलेज उनके पास। यदि वो खड़े होंगे कैमरे के सामने तो कोई संस्कृत का विद्वान ही होगा जो कक्षा में पढ़ा रहा है, वही वीडियो शूट कराएगा, वही लोग लिखेगा, उसका एक हम फॉर्मेट दे देते हैं, डिस्कस कर ली। तो यहाँ से चुनौती शुरू हुई और पूरे देश भर में खोजना शुरू किया। तो कुछ विद्वान मिले, साउथ से मिले, लेकिन कठिनाई काफी आई। डिजिटल साक्षरता का बहुत ज्यादा अभाव है, बहुत दिक्कत वहां पर आई। तो ये एक चुनौती। पहला तो ये है कि शिक्षण संस्थाओं में डिजिटल संसाधन का अभाव। मास में जब हम जाते हैं तो वहां पर कंप्यूटर लैब नहीं, बच्चे सीख नहीं पा रहे। आप ये सारा कोर्स किसके लिए बना रहे हैं? ताकि आपके कोर्स को कोई ऑनलाइन पढ़ सके। और यदि बच्चे उसको पढ़ ही नहीं पा रहे हैं, उनके संसाधन ही नहीं है, तो फिर वो नहीं पढ़ पाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या, चुनौती ये है कि हमारे पास संसाधन अभी कमी। कुछ केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है जिनके पास धन है, वो कुछ अपना लगा लिए हैं, लेकिन वहां जो बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ये मोबाइल एक 7-8 हजार रुपए का मिलता है और हर महीने 300 रुपया रिचार्ज कराने का खर्चा है, और 5 साल के बाद ये मोबाइल पूरा हो जाएगा। तो एक बच्चा, उसके पास इतना पैसा, जो आर्थिक कमजोर वर्ग से बच्चा संस्कृत पढ़ने आता है, इतना पैसा नहीं है कि वो एक मोबाइल भी पढ़ ले। मोबाइल का स्क्रीन छोटा होता है, उसको चाहिए एक लैपटॉप, और एक लैपटॉप 25,000 से नीचे का नहीं आता है, और उसकी अवधि होती है कुल मिला करके 5 साल। 5 साल यदि ठीक से चलता रहा तो अच्छा है, नहीं 5 साल की अवधि में बीच में भी कुछ हो गया तो 1000-2000 बीच में वो भी ले जाता है। तो कोर्स तो डिजाइन कर लें, उसको पढ़ेगा कौन? क्योंकि बहुत सारे कोर्स हैं, जैसा कि मैं पहले भी दिखाया था, बहुत सारे ऐप भी हैं, लेकिन इसको पढ़ने वाला कितना? जिसके लिए हम तैयार कर रहे हैं उसकी संख्या कितनी है? देश में कितने लोग हैं, विदेश में कितने लोग हैं, वो भी मुझे देखना। और उसके लिए क्या क्या बाधाएं, उसको बाधा को दूर कैसे करें, उसके भी मैंने आगे कहा है इसके बारे में। लेकिन जो मुख्य चुनौती ये है, शिक्षक और अभिभावक में डिजिटल साक्षरता की कमी है। शिक्षक खुद नहीं जानते हैं तो बच्चे को कैसे बताएंगे, या जो लोग संस्कृत पढ़ें वो नहीं जानते हैं, तो एक जागरूकता अभियान की आवश्यकता होती है। और जहां पर अभिभावकों में मैं कहा था, अभिभावक साइबर सुरक्षा को लेकर के अभिभावकों की अपनी एक अलग प्रकार की चिंता होती है। वो नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा ऑनलाइन मोड में जाए, और जो खुद नहीं जानते हैं इन चीजों को, वो ज्यादा आशंकित रखते हैं इन विषयों को लेकर के, तो वो बच्चे को डिजिटल मोड में जाने भी नहीं देते हैं। कई जगह इंस्टीट्यूशन में रोक है, मोबाइल आप नहीं रख सकते। क्लास 12 तक के लिए तो मना ही है बहुत जगह पर अभी भी, और अभिभावक बच्चों को डिवाइस नहीं देते हैं। तो 12 तक के लिए तो संस्कृत कोर्स को डिजाइन करने के बारे में अभी जल्दी है, हालांकि पढ़ाई हो रही है, लेकिन संस्कृत क्षेत्र के लिए अभी कठिनाई है। इंटरनेट का खर्चा कहा ही, साइबर सुरक्षा, जब आप मोबाइल नहीं चलाना जानते हैं, कोई ठग आता है। अभी आपके पास बहुत सारे पेपर में केस आ रहे होंगे डिजिटल अरेस्ट का, पढ़े हुए लोग अपने घर में कैद हो जा रहे हैं, और जिनका ऐप लाखों लोगों ने डाउनलोड किया हो। प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, एक दिन मैं उनसे आए हुए थे लखनऊ में, और कभी हम लोग ऐप डेवलप ये सब करते रहते हैं, तो उस दिन मैं उनके घर चला गया तो वो बहुत परेशान थे। उन्होंने कहा कि हमसे कोई आदमी ठगी कर लिया है, और करीब 80,000 रुपया उनसे ठग चुका था पुलिस के बेस में।
मैं समझ गया, वो नहीं समझ पा रहे तो मैं समझ गया और तुरंत एक्शन लिया, FIR दर्ज कराया। तो साइबर ठगी जो है ये एक बहुत बड़ी चीज। पता चले आप ऑनलाइन पैसे के लेन देन कर रहे हैं और बच्चे के कोई गया और कोई उसको बालक को कोई गेम दे रहा है, कोई कुछ भेज दे रहा है, आपका सब पैसा ले रहा है। इससे भी लोग आशंकित रहते हैं। सभी बोर्ड तथा विश्वविद्यालय के ऑनलाइन पाठ्यक्रम का अभी अभाव है। जैसा कि मैं कहा था, विश्वविद्यालय जितने हैं वो अपना कोर्स का पाठ्यक्रम केवल वहां लगाए हैं कि संस्कृत का पाठ्यक्रम ये है, BA में ये चलता है, MA में ये कोर्स है। बहुत इधर कोशिश हुई है कि वहाँ के फैकल्टी द्वारा कुछ बना दिया जाए, कुछ कर दिया जाए बच्चों की पढ़ाई के लिए। और उद्घाटन सत्र में कह भी रहे थे कि 20% कोर्स कम से कम ऑनलाइन मोड में हो। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो ये कहता है कि अभी टीचर्स ट्रेनिंग की ज़रूरत है। संस्कृत क्षेत्र में टीचरों को ट्रेंड करने की ज़रूरत है। नई पीढ़ी जो आ रही है वो तो डिजिटल रूप से सक्षम है और अग्रेसिव है, लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है, जो हमारे विद्वान लोग हैं, उनमें से बहुतायत लोग इससे अनभिज्ञ हैं और इसको डिजिटल करने में दिक्कत आ रही है। तो टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की ज़रूरत है। अब ये देखना है कि इसके बारे में संभावना क्या है, क्या हो क्या रहा है, सरकारें क्या कर रही है। तो आप सभी लोगों को जो यहाँ पर बैठे हैं, जो लोग ग्रेजुएट कर लिए होंगे, उनके हाथ में टैबलेट या मोबाइल पहुँच गया होगा। यदि अल्प आय वर्ग के होंगे तो स्कूलों में टैबलेट बंटते रहता है, पेपर में आता होगा। उत्तर प्रदेश सरकार यूपी टैबलेट योजना दे रही है। सिक्किम गवर्नमेंट ने भी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों को 11वीं 12वीं कक्षा के छात्रों को लेनोवो ब्रांडेड लैपटॉप बांटी है। और मध्य प्रदेश में भी 78,000 से अधिक छात्रों को मानते हैं कि वहां लैपटॉप दिया गया है। ये 2009 से इस प्रकार से विभिन्न राज्य सरकारों ने ई शिक्षा को प्रमोट करने के लिए, डिजिटल मोड में लाने के लिए शिक्षा को इस प्रकार के योजनाओं का संचालन कर रही है। तो जो एक चिंता थी कि गरीब जो बच्चे हैं जिसके पास क्रय शक्ति नहीं है डिजिटल संसाधन क्रय का, तो सरकारें सपोर्ट कर रही, बच्चों के हाथ तक ये लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल पहुंच रहा है। और उसके बाद हम लोगों का कर्तव्य बनता है कि हम लोग इस प्रकार के पाठ्यक्रम को डिजाइन करें ताकि वो बच्चा घर बैठे भी पढ़ सके। विपिन जी जैसे अच्छे विद्वान, देश के तमाम विद्वान हैं जो बहुत अच्छे हैं। आप देखते होंगे किसी भी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में एक ही विषय को एक अध्यापक बहुत सरल तरीके से पढ़ाता है। पढ़ाने का तरीका हर का अलग अलग होता है। कोई बहुत अच्छे से समझा देता है और उसी विषय को दूसरा जब पढ़ाता है तो वो बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है। टीचिंग स्किल, तो ऐसे जो अच्छे टीचर हैं, उस टीचर के स्किल का उपयोग, उसका लाभ ग्रामीण क्षेत्र में बैठे हुए बच्चे को मिल जाए, अच्छे विद्वान के लेक्चर सुनने उनको मिल जाए, इसके लिए डिजिटल मार्फत बहुत उपयोगी है। तो अब संभावना क्या है, इसके लिए बहुत सारे सरकारी वेबसाइट तो बनाया ही था और भी काम बहुत सारे अभी हो रहे हैं। जैसे संस्कृत विकिपीडिया आप लोग देखे होंगे, वहां पर यूनिकोड में आपको बहुत सारे किताबों का यूनिकोड वर्जन में टेक्स्ट मैटर मिल जाएगा। उससे फायदा क्या है, जैसे हम एक अमरकोश का ऐप बनाने के लिए चले, अब मैं मैटर टाइप करूं, उसको यूनिकोड में लाऊं, तब जाके हम उसको ऐप के रूप में ढालूं, क्या क्या चीज करूं, तो एक आदमी के पास काम बढ़ जाता। और यदि उसके पास ऐसे रिसोर्सेज फ्री में अवेलेबल है, टेक्स्ट मैटर जो परिमार्जित हो, शुद्ध हो, अच्छा हो,
वो यदि उसको फ्री ऑफ कॉस्ट कहीं ओपन सोर्स पर उपलब्ध होता है तो उतना भाग उसको काम नहीं करना, उसके आगे का काम वो करेगा। फिर उस ओपन सोर्स पर उपलब्ध है, उसके आगे का काम तीसरा व्यक्ति करेगा। एक ही काम को बार बार नहीं करना पड़ता है। तो संस्कृत विकिपीडिया जो है, इस पर बहुत सारी पुस्तकें अभी आ गई है। मैंने अपने ब्लॉग पर भी बहुत सारी किताबों का कर दिया है। संस्कृत हेरिटेज साइट है, उस पर है। वर्ल्ड संस्कृत में बहुत सारे वहाँ पर भी टूल्स भी हैं। तो इस प्रकार से एक संस्कृत अभ्यास करके है, जब आप वेबसाइट देखेंगे सब। सर ध्वनि प्राप्त नहीं हो रही है आपकी। सर ध्वनि मिल नहीं रही है आपकी प्रॉपर। शायद माइक बंद हो गया है सर का। जहाँ सर जी का माइक ऑफ है, ध्वनि पर्याप्त मिल नहीं रही है। तो इस प्रकार से कुछ कार्य किए हुए हैं। पंकज सर तो बताएंगे। सर फिर से माइक आपका बंद हो गया है, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। तो छंद का पहला पैरा में दीजिए, तो वो आपको बता देता है कि वो मेंटर बच रहा है या इंटर बच रहा है। इस प्रकार के भी टूल डेवलप हो गए हैं। बहुत सारे नए नए टूल डेवलप हो रहे हैं, जिससे जो हम पढ़ाई कर रहे हैं उसमें हमें सुविधा होने लगी। इसके कुछ लाभ, ऑनलाइन के लाभ क्या क्या है, जैसा कि कहा था कि किसी भी सामग्री को जब बोधगम्य बनाना होता है उसको डिजिटल कर दिया। इसमें साउंड इफेक्ट भी होता है, वीडियो भी है, आवाज भी है। जैसा कि मैं कहा था कि हम जब किसी श्लोक को गाएंगे तो लयकारी अच्छी नहीं, आवाज अच्छी मेरी नहीं, और यदि कोई बहुत अच्छा गायक उसी श्लोक को गा दे और शुरुआत में वो गाता हुआ शुरू गा दे तो बच्चे का अट्रैक्शन लेवल बढ़, और एक रंगीन चित्रित चीजें जब स्लाइड के ऊपर उसके सामने आ गए तो भी अट्रैक्शन उसका बढ़ जाता है। ध्वनि और चलचित्र दो का मिश्रण अच्छे ढंग से होने के बाद अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और ये संभव है तो डिजिटल रूप से ही संभव। चाहे बुक का पाठ्यक्रम हो या जो भी डिजिटल पाठ्यक्रम डिजाइन हो रहा है, या आप स्वयं के उस पर जाएंगे तो वहां पर आपको आलेख मिलेगा, आप टेक्स्ट पढ़ लीजिए, और एक टीचर आते हैं जो आपको बोलते हुए समझाते हुए नजर आते हैं। तो जितनी बार में हम उसको पढ़ के समझ लेते हैं, उसके एक्स्ट्रा आपको समझाने के लिए एक अध्यापक वहां पर है जो वीडियो माध्यम से समझा रहा है। मैंने भी लघु सिद्धांत कौमुदी नामक एक पुस्तक है, और कोरोना के कुछ पहले उसका वीडियो बनाना शुरू किया है। मेरे यूट्यूब चैनल पर भी पड़ा हुआ है। अजंत भाग तक का काम मेरा पूरा किया हुआ, उसका पूरा। तो मैंने ये देखा कि वहाँ जो यूट्यूब चैनल पर वीडियो है उसका कुछ अच्छा प्रभाव है,
क्योंकि हम वहां लिख भी रहे हैं। टीचर क्या करते हैं, बहुत खास करके संस्कृत परंपरा में सतम वदेत नैकम लिखेत वाली स्थिति। तो जब हम किसी चीज को लिख देते हैं तो बच्चे ज्यादा अच्छे ढंग से समझते हैं। तो वहां जब मैंने वीडियो बनाया तो मैं लिखते गया जैसे ब्लैक बोर्ड पर, और लिख करके रूप सिद्धि कैसे होती है या जो भी और संधि क्या है वो वहां मैंने बनाया। और इस प्रकार के 5-7 अच्छे यूट्यूबर हैं जिनको एक प्रेरणा मिली और उन्होंने भी पढ़ाया। ओरल ज्यादा लोगों ने पढ़ाया था और लिखने वाले थोड़े कम, लेकिन लिखे। इस प्रकार के यूट्यूब चैनल में मिल जाएगा। मैंने अपने ब्लॉग पर ऐसे लव सिद्धांत कॉमेडी पढ़ाने वाले 5 मोस्ट पॉपुलर यूट्यूबर का नाम भी दिया है जो अच्छा पढ़ाते हैं। इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का विकास हुआ है। इस दिशा में अभी सरकार की ओर से या किसी यूनिवर्सिटी की ओर से काम किया हुआ मुझे नहीं दिखा। एनआईएस पर तो मुझे दिख रहा है कि वहां टेक्स्ट तो आ गया है, लोगों ने टेक्स्ट राइटिंग किया है, लेकिन वीडियो पढ़ाता हुआ किसी शास्त्रीय ग्रंथ, उच्च शिक्षा के ग्रंथों को पढ़ाया है। लेकिन इन ग्रंथों को जो क्लास 6 से पारंपरिक संस्कृत में या टुकड़े में और लोगों का कुछ भाग होता है उसको अभी नहीं पढ़ाया। हाँ, अभिराज राजेंद्र मिश्र जी के बहुत सारे छंदों के ऊपर में हमें वीडियो मिल जाते हैं और उसको एनसीईआरटी के पाठ्यक्रमों को डिजाइन किया गया है। लेकिन वो लघु सिद्धांत कौमुदी का कुछ अंश है, सिद्धांत कौमुदी के ऊपर में भी काम अभी नहीं किया। जो पाठ्यक्रम का हिस्सा है पारंपरिक संस्कृत में, जब सिद्धांत कौमुदी की चर्चा करते हैं तो उसका कारक प्रकरण, लघु सिद्धांत कौमुदी में कारक प्रकरण नहीं है, वो सिद्धांत कौमुदी का ही पढ़ना पड़ता है। कुछ पाठ्यक्रम जो मैं कह रहा था कि ईपीजी पाठशाला में उपलब्ध है व्याकरणिक कोर्स में, तो अभी बहुत संभावना है और बहुत कुछ किए जाने की आवश्यकता है। जहां पर अभ्यास के भी काम दिए जाते हैं, बच्चे अपने घर से कर ले। अभी एक मैं प्रोग्राम चला रहा हूँ, विनोद भी उससे जुड़े हुए हैं। संस्कृत क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रोग्राम है बच्चों का संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता। उत्तर प्रदेश के सभी जिले के सभी बोर्ड और विश्वविद्यालय के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरा ऑनलाइन ढांचा उसमें है कि बच्चे का एडमिशन से लेकर के रिजल्ट भी वहां मिल जाता है, सब कुछ ऑनलाइन है। उसमें जब मैं देख रहा हूँ तो ऑनलाइन बच्चे आवेदन नहीं कर पा रहे, दिक्कत है बच्चों के साथ। बच्चे को कहता हूँ ऑडियो अपलोड कर दीजिए, इस पर संस्कृत गीत का अपलोड नहीं कर पा रहे हैं बच्चे, उनको दिक्कत है, फॉर्म भरने में दिक्कत है। ये संस्कृत के सारे बच्चों की स्थिति है। गत वर्ष करीब 13,500 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और उन बच्चों को मैं प्रतिभागी प्रबोधन नाम से एक प्रोग्राम चलाते रहता हूँ, समय समय पर करते रहता हूँ। इसी बहाने वो तैयारी, उसी में गूगल फॉर्म भी मैं डिजाइन कराता हूँ। आप जैसे स्कॉलर पैसे दे दी और खोलते रहता हूँ, क्वेश्चनर देता हूँ और बहुविकल्पीय प्रश्न बना दिया और उस ग्रुप में वहां पर मैं बच्चों कहता हूँ सोल्व करो। तो बच्चा वो देखता है, स्वतः अभ्यास करके स्व मूल्यांकन करता है कि कितना क्वेश्चन में सोल्व कर पाए उसके सहारे। इसके लिए ये डिजिटल प्लेटफॉर्म ठीक है। इस प्रकार के स्व मूल्यांकन के लिए, आपसी चर्चा के लिए कई प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो बच्चों को आपस में किसी विषय पर चर्चा करने का मंच भी प्रदान। अब तो व्हाट्सएप ग्रुप ही आ गया है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप आज है कल टूट गया और उसका देख रेख करने वाला कोई नहीं। यदि कोई अच्छा साइट है और वहां कोई एक विद्वान बैठे और वहां चर्चा मंच यदि है, संबंधित विषय पर चर्चाएं होती, इस प्रकार के बहुत सारे गूगल ग्रुप्स बने और गूगल ग्रुप्स पर भी शास्त्रीय विषय की चर्चाएं होते रहती। फिलहाल में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय ने अपने सभी कैंपस के लाइब्रेरी को एक मंच पर लाया और मैं 11 तारीख को ही देख रहा था, विपिन जी का भी जो मैगजीन है, ई मैगजीन, उस पर दिख रहा था और
गारंटी भी पूरा दिया है और आपने जितना काम किया हुआ वहां मुझे दिखा है, मैं उसको देखता हूँ। परसों ही उन्होंने 11 तारीख को लॉन्च किया लाइब्रेरी, ई लाइब्रेरी संपर्क, जितने उनके कैंपस है सबको एक प्लेटफॉर्म पर लाए लाइव। तो ये कोर्सेज की बातें हैं। कोर्स के साथ साथ अब चूंकि पंकज जी आ गए हैं, मैं अधिक नहीं कहूंगा, तो लाभ भी है, लेकिन मुझे जहां तक अभी लगता है कि जो लोग पढ़े लोग हैं उसको पढ़ाने का ये मतलब है, जो नहीं पढ़े हैं उसको पढ़ाने के लिए अभी बहुत कुछ काम करना बाकी है। क्योंकि जब मैं ऑनलाइन पाठ्यक्रम बनाने की बात करता हूँ, जहाँ 500 विद्यालय है, काशी में मैं गया हुआ था और संस्कृत के विद्वान वहाँ बहुत थे, काशी विद्या की नगरी। सारे विद्वानों से अनुरोध किया था कि मैं ऑनलाइन ये कोर्स माध्यमिक संस्कृत शिक्षा परिषद का कर रहा हूँ, आप लोग पाठ लेखन का काम करते हैं, स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, कुछ लोग वीडियो बनाने में कोई 2,500 रुपया पर पाठ का उसका निर्धारित किया। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है या क्या, काशी से मुझे विद्वान नहीं, काशी से मुझे विद्वान इसके लिए नहीं मिले और पेपर में लाखों रुपए का विज्ञापन था। ऑडियो बुक रिकॉर्डिंग की भी स्थिति ये है। अभी संस्कृत प्रतिभा खोज में पूरे प्रदेश भर में 1100 से अधिक संस्कृत विद्यालय है, 600 विद्यालय रनअप में है। 50 ऐसे बच्चे, 60 बच्चे मिले हैं जिसको 10 श्लोक याद है, इससे अधिक बच्चे नहीं मिले। रियल जो ग्राउंड की रियलिटी है, क्योंकि हम लोग आसमान में नहीं बैठते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने अधिकारी हैं, जिसको जिला विद्यालय निरीक्षक कहा जाता है, डीआरएस, बाकायदा सभी विद्यालयों को चिट्ठी भेजता है कि बच्चे को पार्टिसिपेट कराइए। सीएससी बोर्ड में हमारे लोग जाते हैं और कुल सचिव लेटर जारी करता है। हर जिले में मेरा एक कोऑर्डिनेटर लगा हुआ है जो स्कूल जाता है। स्कूल में जो निरीक्षक संस्कृत पाठशाला है, ऊपर के अधिकारी से लेकर के नीचे के अधिकारी तक इन्वॉल्व होते हैं कि बच्चे पार्टिसिपेट करें। और पूरी सरकारी मिशनरी रोकने के बाद जब ये स्थिति होती है तो ग्राउंड से हम लोगों को आवाज आती है कि बच्चे के पास बैंक खाता नहीं है। 400 बच्चे को स्कॉलरशिप में नहीं दे पाए थे उत्तर प्रदेश भर में पहुंचकर 6 to 8 तक के बच्चे, क्योंकि उनके पास या तो बैंक खाता नहीं था या तमाम कार्ड। तो जो डिजिटल युग की बात कर रहे हैं, हम पैसा देंगे तो ऑनलाइन ही करेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ही तो करेंगे। इस साल भी कई लोग, कल मीटिंग में ले रहा था और मंडल में अब प्रतियोगिताएं होगी, मंडल होगी, तो भी हमें कह रहे थे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसके पास बैंक खाता नहीं है, उसके माँ बाप के भी पास नहीं। मैं कई बार पूछा क्या उसके पास गैस चूल्हा है, क्या वो किसान है, क्या उसके यहाँ कोई भूखा नहीं है, क्या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर उसके यहाँ नहीं पहुंच पा रहा है, और वो संस्कृत के छात्र। उसके लिए मैं ऑनलाइन कोर्स की बात करने के लिए बैठा, जिसको 5 साल अथक परिश्रम करने के बाद हर स्कूल को रजिस्टर्ड डाक से चिट्ठी भेजा और वापसी टिकट लगाया हुआ लिफाफा दिया था ताकि उसका 1 रुपया न लग जाए। बच्चे का केवल डिटेल भर के उनको दे रहा था, लेकिन मुझे 400 बच्चा नहीं मिले इतने बड़े प्रदेश में जिसको मैं स्कॉलरशिप देता। 50-60 बच्चे हैं हर मंडल में, 6, 8, 10 बच्चे हैं। एक मंडल में किसी में 3 जिले हैं, किसी में 5 जिले। बच्चे को श्लोक ही याद नहीं सुना रहे। 11,000 रुपया देते हैं प्राइस, 2-4 रुपए की बात नहीं कर रहा। अब घर से आने का खर्चा भी देते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सारी सुविधाएं। हम किसके लिए ऑनलाइन बात कर रहे हैं? कौन पढ़ेगा? हाँ, विदेशों में पढ़ते हैं, हमारे कई दोस्त हैं
हम लोग पूरी की पूरी लाइब्रेरी स्कैन करके कई प्लेटफॉर्म पर डाल चुके हैं। हजारों किताब हम लोगों ने स्कैन की है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं, जिनके पास पैसा है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। बाबा साहब जिसके लिए सोचे थे, जिस भारत के लिए, उसके लिए ऑनलाइन कोर्स और ये सारी चीज। मैं बस इतना ही कहूंगा। आशा है कि सरकारें जो लैपटॉप टैबलेट देती है वो ऑलेक्स पर बंद नहीं बिकेगा और बच्चे कोर्स ज्वाइन करेंगे और पढ़ेंगे। उसकी मजबूरी है, 250-300 रुपया वो ऑनलाइन खर्च नहीं कर सकता। इतना पैसा होगा कहीं और। धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने संस्कृत डिजिटल पाठ्यक्रम बनाने में जो आने वाली चुनौतियां हैं, उसके जो लाभ हैं, इत्यादि विभिन्न विषयों पर विस्तार से वर्णन किया। और आप उत्तर प्रदेश में कार्य करते हैं, तो प्रारंभिक विद्यालय जो संस्कृति है, वहाँ संस्कृत की स्थिति डिजिटल पाठ्यक्रमों को या डिजिटल योजनाओं को लागू करने में उनकी स्थिति क्या है, उस पर आपने आलोचनात्मक दृष्टि से हमारे समक्ष विषय रखा। और हम सभी को इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम से अलग अलग क्षेत्रों से हमारे साथ लोग जुड़े हुए हैं। तो कैसे हम जो ये चुनौतियां हैं उनको समाधान की ओर ले सकते हैं, उन पर कुछ कार्य कर सकते हैं, इस विषय में भी हमको चिंतन करने की आवश्यकता है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे मुख्य वक्ता है डॉक्टर पंकज मिश्रा सर को मैं निवेदन करता हूँ कि सर हमें अपना मदद प्रदान करें। सर का विषय है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ संस्कृत। इस विषय पर सर का व्याख्यान हम सबको मिलेगा और हम सभी लोग संलग्न होकर खुले जो ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए हैं, यदि वो अपना चित्र ऑन कर दे तो सर को आपको समझाने में, आपको अपनी बातें आप तक पहुंचाने में बहुत आसानी होगी। और यदि आप लोगों के प्रश्न भी कोई हो तो उसके बाद आप चैट बॉक्स में लिख लेंगे, तो उससे जहाँ से हमें पढ़ने में उनको आसानी होगी। या आप व्हाट्सएप ग्रुप पे भी कोई मुख से संबंधित, क्योंकि सर ने जैसे हमने उद्घाटन सत्र में बताया कि सर ने लगभग 400 से अधिक व्याख्यान अभी तक मुख से संबंधित विषयों पर दिए हैं, पाठ्यक्रम से संबंधित दिए हैं। और हम यूट्यूब पे कभी भी कोई भी विषय सर्च करेंगे, आप योग सर्च कीजिए, आप आजकल सर का भारतीय ज्ञान परंपरा में भी कुछ लेक्चर आए हैं। आप कोई भारतीय उत्सव जो हमारी परंपरा के उत्सव है, पूर्णिमा पे आप चारों सप्ताह सुनना होगा, आप सर को सुन सकते हैं। ऐसे बहुत सारे विषय हैं, तो आप यूट्यूब पे सर को सर्च करेंगे तो आप बहुत सारे विषय, दर्शन के विषय, साहित्य, नई तरीके से साहित्य को कैसे पढ़ना चाहिए, शकुंतला को नई तरीके से कैसे देखना चाहिए, विज्ञान शकुंतला में तो सर का उनका बहुत अच्छा व्याख्यान है। तो ऐसे जो आलोचनात्मक दृष्टि से सर विषय को बताते हैं, तो अपने सबसे ज्यादा समय लेते हुए सर से निवेदन करता हूँ कि सर हमें मार्गदर्शन करें। डॉक्टर पंकज कुमार सर। नमस्कार आप सब लोगों को। थोड़ी सी मुझे यांत्रिक प्रक्रिया का निर्वाह कर लूं, फिर नमस्कार की उस प्रक्रिया को मैं आगे बढ़ाऊंगा।
नमस्कार मित्रों, मुख के ऊपर में ये एक मासीक वर्कशॉप में या कार्यशाला में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र आप लोगों के सामने आज जो ये मेरा एक